गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 8 माह से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कल के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी, और इस त्रासदी यानी कि इस घटना के दौरान किस गैस का रिसाव हुआ था जिसके कारण से बहुत से लोगों की जानें गई थी। तो ये गैस त्रासदी, जो कि भोपाल गैस त्रासदी दुनिया के सबसे भयानक औद्योगिक आपदा के रूप में जाना जाता है, ये घटना 2 से 3 दिसंबर 1984 में हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना। तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में एक कीटनाशक संयंत्र है जिसका नाम है यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड, ठीक है, इंडिया लिमिटेड। इस संयंत्र में ये घटना हुई थी और इस घटना के दौरान एक गैस का रिसाव हुआ था जिसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये अत्यधिक विषैली गैस है जिसके रिसाव के कारण बहुत से लोगों की जान गई थी। तो यहाँ से प्रश्न आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट प्रोबेबल आगे भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपसे ये प्रश्न पूछा गया था। अब हम आते हैं अपने आज के सेशन पे और अपने सबसे पहले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभयारण्य में ग्लाइकोसिम एल्बिकॉर्पा नामक एक नई जिन बेरी प्रजाति की खोज की गई है? कन्याकुमारी वन्यजीव अभयारण्य, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, नल सरोवर वन्यजीव अभयारण्य, दालमा वन्यजीव अभयारण्य। करेक्ट आंसर इज ए है कन्याकुमारी वन्यजीव अभयारण्य में इस नए जिन बेरी प्रजाति की खोज की गई है। तो यहाँ पे भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग की बात करें तो इस विभाग के जो वैज्ञानिकों ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी वन्यजीव अभयारण्य में नई जिन बेरी जो कि जामुन होता है उसकी एक नई प्रजाति की खोज किया। ध्यान रखिएगा अभयारण्य में है कन्याकुमारी वन्यजीव अभयारण्य, आपको पता भी है ये आपका कन्याकुमारी का क्षेत्र ही है जो तमिलनाडु के पास है। तो यहाँ पे तमिलनाडु के कन्याकुमारी वन्यजीव अभयारण्य में इस नई जिन बेरी प्रजाति की खोज की गई है जिसका देखिए नाम क्या है, यह है ग्लाइकोसिम्स एल्बिकॉर्पा नाम की ये जो है यह बेरी प्रजाति दक्षिण पश्चिमी घाट के स्थानिक है और यह नारंगी परिवार रुटासी से संबंधित है, ठीक है। ग्लाइकोसिम्स की अन्य प्रजातियों की तरह ही यह भी तितलियों के लिए एक मेजबान पौधा है। ग्लाइकोसिम्स प्रजाति के बेरी में जिन सुगंध की अनूठी विशेषता होती है और यह एक लोकप्रिय खाद्य फल भी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये नए जो है जामुन की जो नई प्रजाति है जिसकी खोज कन्याकुमारी वन्यजीव अभयारण्य में खोजा गया है, ठीक है, और ये तमिलनाडु में स्थित है। आते हैं अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? दीपिका पादुकोणे, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित या फिर शाहरुख खान। आप सामने तस्वीर देख ही रहे हैं, विद्या बालन को भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री विद्या बालन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और वह ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के #ToTheSmartThing चैंपियन को बढ़ावा देने में मदद करेंगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर अभिनेत्री दीपिका पादुकोणे को अभिनेत्री विद्या बालन को बनाया गया है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की तो ये देखा जाए इसकी जो स्थापना हुई थी वर्ष 2007 में हुई थी और वर्तमान में इसके एमडी और सीईओ हैं पराग राजा जो है इसके एमडी और सीईओ हैं। और ये मूल संगठन जो है ये भारतीय एंटरप्राइजेज जो है, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस मूल संगठन क्या है? भारतीय एंटरप्राइजेज, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन सी बहुपक्षीय एजेंसी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक यानी कि गिफ्ट सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली एजेंसी बनेगी? एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर वैश्विक मुद्रा कोष। करेक्ट आंसर सी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो पहली विश्व बहुपक्षीय एजेंसी बनेगी जो गिफ्ट सिटी में अपना कार्यालय खोलेगी। तो यहाँ पे जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक जो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी बनने जा रही है। इस कार्यालय की बात करें जो कि ये भारतीय कार्यालय होगा एनडीबी का, तो यह जितनी भी जो परियोजनाएं होंगी जो उपयुक्त परियोजनाओं की पहचान करने में मदद करेगा। इसी के साथ साथ बैंक के लिए जो है संभावित वित्त पोषण की एक पाइपलाइन बनाने का भी प्रयास करेगा। अगर हम एनडीबी की बात करते हैं यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की बात किया जाए तो ये जो है ब्रिक्स देशों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 2014 में। ब्रिक्स देश कौन से दोस्तों? 5 ब्रिक्स देश है, देखिए यहाँ पे इनके ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के द्वारा, ठीक है। और इसी के साथ साथ देखा जाए ब्रिक्स के साथ साथ अन्य उभरते बाजारों में
बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजना के लिए संसाधन जुटाने के उद्देश्य से इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, तो जितने भी उभरते बाजार हैं, ध्यान रखिएगा, जितने भी डेवलपिंग जो मार्केट होंगी उनके लिए बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए जो संसाधन जुटाने के उद्देश्य से इस बैंक की स्थापना वर्ष 2014 में किया गया था। किन के द्वारा किया गया था? ब्रिक्स देशों के द्वारा किया गया था। इसके मुख्यालय की बात करें तो ये चीन के शंघाई में इसका मुख्यालय है और इसका कार्य संचालन वर्ष 2015 से किया गया था। ठीक है, आते हैं अगले पृष्ठ पे और हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में 390 मील ऊंचाई और 190 मील की रेंज वाली नई बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है? उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, चीन या फिर रूस? करेक्ट आंसर इज ए है, उत्तर कोरिया के द्वारा 390 मील ऊंचाई और 190 मील की रेंज वाली नई बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे देखा, जब हाल फिलहाल में उत्तर कोरिया ने एक संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया है और यह इस परीक्षण के दौरान जब इसने इस मिसाइल को लॉन्च किया तो ये जो है मिसाइल करीब 390 मील की ऊंचाई और 190 मील की रेंज पर उसने उड़ान भरा। जापान के अनुसार ये बताया जा रहा है कि जो उत्तर कोरिया है वो लगातार देखेंगे तो जनवरी से ही कई मिसाइलों को लॉन्च किया, कई परीक्षण किया और लगातार जो उसने लॉन्च किया उसी का ये हिस्सा है जो अभी इसने बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की। उत्तर कोरिया की बात करें तो इसने हाल फिलहाल में एक और यानी कि 30 जनवरी को हॉन्सूंग 12 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दागकर परीक्षण किया था और यह इस अगर मिसाइल की क्षमता की बात किया जाए हॉन्सूंग 12 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की, तो यह जो है अमेरिकी क्षेत्र गुआम तक पहुंचने में सक्षम है। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि हॉन्सूंग 12 जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसका परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया था? तो ये उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया था। ठीक है, जब हम उत्तर कोरिया की बात करते हैं तो ये देखिए आपके सामने जो है मैप खुला हुआ है, चीन का आप लोकेशन देख ही रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए चीन के जस्ट आप ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ आपको दिख रहा होगा उत्तर कोरिया। ठीक है, उत्तर कोरिया जिसकी राजधानी देखिए प्योंग है और यहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं आप लोग इनके नाम से अच्छी तरह वाकिफ होंगे जिनका नाम है किम जोंग यूंग और यहाँ की मुद्रा देखिए उत्तर कोरियाई वॉन है। और ये देखिए जो है उत्तर कोरिया किन किन देशों से अपनी जो है सीमा साझा करता है? सबसे पहले तो वो साउथ कोरिया से लगता है, फिर यहाँ पे देखेंगे तो उत्तर पूर्व में देखेंगे तो ये रशिया से और फिर चाइना से। और देखेंगे अगर इसकी हम समुद्रिक सीमा की बात करें तो यहाँ पे ईस्ट में जो है इस ईस्ट सी ऑफ जो कि सी ऑफ जापान है और यहाँ पे येलो सी है। ठीक है, और यहाँ पे जिसके साउथ में देखा जाए तो ईस्ट चाइना सी है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि कौन सी जो है रेखा जो उत्तर और कोरिया और नॉर्थ कोरिया को बांटती है। ठीक है, तो ये मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए। आते हैं अब हम अपने अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस वर्ष लागू किए गए अफस्पा कानून को असम में फिर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? 1985, 1990, 1995 या फिर 2000? देखिए असम में ये कानून लगाया गया था अफस्पा, जिसको अभी हाल फिलहाल में फिर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये था बी। ठीक है, 1990 में यहाँ पे जो है इस कानून को लागू किया गया था और फिर इसको समय के साथ साथ हमेशा बढ़ाया गया है। तो असम सरकार ने 1 मार्च 2022 को विवादित सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958 यानी कि अफस्पा को राज्य में एक बार फिर से 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है। ये जो विस्तार किया गया है 6 महीने का वो देखिए प्रभावी एक दिन पहले यानी कि 28 फरवरी 2022 से ही हो जाएगा। अगर हम अफस्पा की बात करें कि असम में किस वर्ष लागू किया गया था तो नवंबर 1990 में इसे लागू किया गया था। और ध्यान रखिएगा तब से राज्य सरकार जो है समीक्षा के बाद राज्य सरकार के पास ये अधिकार होता है कि वो समय समय के यानी कि हर 6 महीने के बाद वो समीक्षा करती है और फिर अगर उसे ऐसा लगता है कि अभी भी जो क्षेत्र अशांत है तो उसे एक्सटेंड कर देती है उसके समय को, किसके? अफस्पा कानून को फिर से वो आगे 6 महीने के लिए बढ़ा देगी। फिर पुनः 6 महीने के बाद वो समीक्षा करेगी कि हाँ ठीक है क्षेत्र में सारी शांति बनी हुई है तो वो उसको हटाने का भी अधिकार रखती है। यह अधिनियम देखा जाए जब भी किसी क्षेत्र में जब अफस्पा नियम लगता है तो वहाँ पे जो सशस्त्र बल होते हैं उनको कुछ अधिकार दिए जाते हैं। तो यहाँ पे सुरक्षा बलों को कहीं भी अभियान चला लें और बिना किसी पूर्व वारंट के किसी को भी गोली मारने का अधिकार होता है। यानी कि अगर अफस्पा कानून के यहाँ के अफस्पा के अंतर्गत जो सुरक्षा बल होते हैं उनको बिना किसी पूर्व नोटिस के किसी भी क्षेत्र में छापा मारने का अधिकार होगा, किसी भी क्षेत्र में वो अभियान चला सकते हैं, यहाँ तक कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ वो गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकते हैं और उन्हें गिरफ्तार भी कर
कर सकते हैं, ये सारे अधिकार उनको मिल जाता है। और ध्यान रखिएगा, इसके अतिरिक्त हम लोगों ने इसके पहले भी बात किया था फसपा के बारे में कि अगर किसी भी अभियान में उनको चूक होने पे जो होता है, इसके अंदर जो किसी भी सूरत में फसपा के अंदर बलों को निर्धारित छूट का लाभ हो, यानी कि अगर मान लीजिए कि उन्होंने एक अभियान चला और किसी व्यक्ति को गोली लग गई, ठीक है, यहाँ पे सशस्त्र बलों के कारण, तो उसमें जो है सशस्त्र बलों की जवाबदेहिता सुनिश्चित नहीं होगी, यानी कि उस पर कोई केस नहीं बनेगा, उससे कोई सवाल नहीं पूछेगा। अगर उस क्षेत्र में फसपा लागू है तो उसमें क्या है, इसमें सशस्त्र बलों को छूट मिल जाता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, जब भी यह कानून जानते किसी भी जो है राज्य में या किसी भी क्षेत्र में तभी लागू किया जा सकता है जब राज्य, देखिएगा, जब राज्य को भी और साथ ही साथ अगर केंद्र को भी अधिकार है, ठीक है, केंद्र को भी अधिकार है कि अगर उसे ये लगता है कि उस क्षेत्र में अशांति फैल गई है तो राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार उस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित करके, यानी कि डिस्टर्बेड एरिया एक्ट घोषित करके उस वहां पे अफस्पा को जो है लागू कर देती है, ठीक है। यही चीज़ मेन होती है, जैसा कि आप समझ रहे हैं। तो असम सरकार ने किया है, तो आइए असम के बारे में देख लेते हैं। असम, जिसकी राजधानी देखिए दिसपुर है, यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा हैं और यहाँ के राज्यपाल देखिए जगदीश मुखी हैं, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किससे ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार वापस लिया है? शिंजो आबे, बराक ओबामा, व्लादिमीर पुतिन या फिर डोनाल्ड ट्रंप? करेक्ट आंसर सी है, व्लादिमीर पुतिन से ओलंपिक ऑर्डर ऑफ पुरस्कार वापस लिया है किसने? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने। जैसा कि आप जानते हैं, रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया है और इस कारण से बहुत सारे रशिया पे जो है पाबंदी लगाए जा रहे हैं, बहुत सारे जो है उस पर रोक लगाए जा रहे हैं, और फिर देखा जाए तो उसे बहुत सारी चीज़ें वापस भी लेने का एक तरीके से उस पर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। और उसी के तहत देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने यूक्रेन पर आक्रमण के जवाब में रूसी जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन से ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार को छीन लिया है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने खेल संघों और आयोजकों से यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद रूसी और बेलारूसी एथलीट और अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों से बाहर करने का आग्रह किया। देखिए, बेलारूस को भी बात किया क्योंकि बेलारूस बहुत बड़ा समर्थक है किसका? यहाँ रशिया का, जिस कारण से बेलारूस को भी बाइकआउट करने की बात की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है रशिया पे कि वो रशिया जो है जो वार किया है, मतलब जो आक्रमण किया है यूक्रेन पे, वो उसे बंद कर दे। तो विभिन्न तरीके से प्रयास किया जा रहा है उसे रोके जाने का, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा देखा जाए तो जैसा कि आप जानते हैं व्लादिमीर पुतिन जूडो कराटा में ब्लैक बेल्टर थे, तो यहाँ पे वर्ल्ड ताइक्वांडो ने यूक्रेन में हिंसा के परिणाम स्वरूप जो है व्लादिमीर पुतिन से उनकी मानक ब्लैक बेल्ट भी छीन ली है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ था। चूँकि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करें तो इसकी देखिए स्थापना 23 जून को हुई थी, 1894 को हुई थी, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। और यहाँ का जो मुख्यालय, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक मुख्यालय देख लीजिए स्विट्जरलैंड में, चूँकि इसकी स्थापना फ्रांस में हुई थी, पेरिस में, लेकिन इसका मुख्यालय लुसान है, स्विट्जरलैंड में। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अध्यक्ष वर्तमान में देखा जाए तो कौन है? थॉमस बाच जो है वो इस समय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। आते हैं अगले प्रश्न पे, और अपना अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुद्दे से निपटने के लिए संभव और स्वावलंबन पहल शुरू की गई है? महिला शोषण से निपटने के लिए, बाल अपराध से निपटने के लिए, प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए, या फिर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए? करेक्ट आंसर सी है, प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए संभव व स्वावलंबन पहल की शुरुआत किया गया है। तो भारत में जो प्लास्टिक कचरा है उससे निपटने के लिए संभव और स्वावलंबन पहल शुरू की गई है। प्लास्टिक कचरे की बात करें या फिर प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक रिसाइकलिंग और अपशिष्ट प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में, देखिए यहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था जो कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग और अपशिष्ट प्रबंधन पर आधारित था। और इसमें देखा जाए तो जो केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री हैं जिनका नाम है भानु प्रताप सिंह वर्मा, उनके द्वारा संभव और स्वावलंबन पहल की शुरुआत की गई है। इस पहल का उद्देश्य देखा जाए, इन विभिन्न पहलों का उद्देश्य जो है वो विशेष रूप से भारत के आकांक्षी जिलों के युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो किससे संबंधित है आपका ये संभव और स्वावलंबन पहल? प्लास्टिक कचरे से निपटान हेतु। अगला है, निम्नलिखित में से किस तारीख को जन औषधि दिवस मनाया जाता है? 7 मार्च को, 6 मार्च को, 5 मार्च को, या फिर 8 मार्च को? करेक्ट आंसर सी है, 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया है। तो जो है प्रत्येक वर्ष जो है 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष यानी कि जो जन औषधि दिवस मनाया गया कल,
तो वो जो है चौथा जन औषधि दिवस था और इस वर्ष 2022 की थीम थी जन औषधि दिवस की, जन औषधि जन उपयोगी इस वर्ष का विषय था। देखिए, इस औषधि को मनाने का इसी समय हम लोगों ने कुछ दिन पहले भी चर्चा किया था कि सरकार के द्वारा जन औषधि सप्ताह मनाया जा रहा है 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक। ठीक है, तो जेनरिक दवाओं के उपयोग और जन औषधि परियोजनाओं के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार ने 1 से लेकर के 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह भी मनाया। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, बाकी जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, थीम याद रखिएगा, जन औषधि जन उपयोगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जांच के लिए सीबीआई से सामान्य सहमति वापस लेने वाला 9वां राज्य बन गया है? केरल, असम, झारखंड या फिर मेघालय? करेक्ट आंसर इज डी है, मेघालय जो है राज्य ऐसा राज्य बन गया, 9वां राज्य, जिसे सीबीआई से सामान्य सहमति वापस लेने के लिए, ठीक है, ये बिना एक तरीके से देखा जाए तो मेघालय में अब जो है सीबीआई को जांच करने से पहले उसे अब राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी और ऐसा करने वाला ये 9वां राज्य बना है। तो मेघालय जो है मेघालय राज्य में मामलों की जांच के लिए सीबीआई से सहमति वापस लेने वाला यह जो है देश का 9वां राज्य बन गया। यानी कि चूंकि हम जानते हैं सीबीआई क्या है, केंद्रीय एजेंसी है, सेंट्रल एजेंसी है, और इस सेंट्रल एजेंसी को अब केस टू केस आधार पे, यानी कि हर केस टू केस आधार पे उसे अब राज्य की सहमति लेनी होगी राज्य में किसी भी तरह की जांच करने के लिए। ठीक है, तो पहले उसे राज्य की अनुमति लेनी होगी। राज्य जब उसे अनुमति देगा कि हमारे यहाँ राज्य में आप आकर के जांच पड़ताल कर सकते हैं, किसी केस को हैंडल कर सकते हैं, देख सकते हैं, तभी ये जो है सीबीआई को वहाँ पे अनुमति दी जाएगी और ऐसा करने वाला ये 9वां राज्य बना है। अगर हम सीबीआई को देखिए यहाँ पे सीबीआई का गठन जो किया गया था वो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत किया गया था और इसी के द्वारा जो है सीबीआई को नियंत्रित किया जाता है और राज्य में किसी भी अपराध को जांच करने से पहले संबंधित राज्य की सहमति प्राप्त करना अनिवार्य है। सहमति वापस लेने का अर्थ है कि देखिए सीबीआई राज्य की अनुमति के बिना राज्य में केंद्र सरकार के अधिकारियों या निजी व्यक्तियों से जुड़े कोई भी नए मामले दर्ज नहीं कर सकते हैं। यानी अगर सीबीआई को अनुमति नहीं मिली होगी तो वो राज्य में प्रवेश करने पर सीबीआई अधिकारी राज्य में प्रवेश करते ही पुलिस अधिकार की सभी शक्तियों को खो देगा अगर उसने राज्य सरकार से अनुमति नहीं ली है। ठीक है, तो ये चीज़ था, ये केस था कि मेघालय में जो है अब सीबीआई को अगर किसी भी ऐसे राज्य 9 राज्य हैं जिन्होंने ये चीज़ वापस ली है तो अब उन्हें जो है सीबीआई को अगर किसी भी तरह की जाँच करनी होगी तो वहाँ पहले उस संबंधित राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। ठीक है, चूंकि मेघालय की बात करें, चूंकि मेघालय जो है 9वां राज्य, तो इसके पहले 8 राज्य कौन कौन से थे? पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, केरल जो है सीबीआई से सहमति वापस ली थी। सबसे पहले जो सहमति मिजोरम ने लिया था वर्ष 2015 में। ठीक है, आते हैं उसके पहले देख लीजिए, यहाँ पे हम मिजोरम को देख लेते हैं, जो कि हम लोगों ने मेघालय की बात किया तो मेघालय को देख लेते हैं। मेघालय जिसकी राजधानी देखिए शिलांग है और यहाँ पे जो है उत्तर जो है पूर्व का यानी कि नॉर्थ ईस्ट का मैप आपके सामने खुला है। कई बार मैंने नॉर्थ ईस्ट का मैप आपको दिखाया, कारण यही है कि बार बार इसको देखिए, जितनी बार रिविजन करिए, यहाँ से पॉसिबिलिटी है, लगातार ये चर्चा में रहा है उत्तर पूर्वी राज्य, तो 7 सिस्टर्स में से एक है मेघालय। ध्यान रखिएगा ये सिर्फ एक 7 सिस्टर्स से अपनी सीमा को साझा करता है और एक अंतर्राष्ट्रीय। तो असम से ये जो है 3 ओर से घिरा हुआ है और एक तरफ से देखा जाए तो ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और चूंकि असम की राजधानी मेघालय है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, माफ़ करिएगा, मेघालय की राजधानी शिलांग है। ठीक है, यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है सत्यपाल मलिक, जो हैं वो यहाँ के राज्यपाल हैं। और मेघालय के मुख्यमंत्री देखिए कौन है? कॉनराड संगमा। ठीक है, तो मेघालय की राजधानी शिलांग, राज्यपाल सत्यपाल मलिक, यहाँ पे मुख्यमंत्री देखिए कौन है? कॉनराड संगमा। आते हैं अगले प्रश्न पे और अंतिम प्रश्न में कि हाल ही में लॉन्च की गई द मिलेनियल योगी पुस्तक के लेखक कौन है? दीपम चटर्जी, दीपक मुखर्जी, दीपम उपाध्याय या फिर दीपक शर्मा? करेक्ट आंसर इज ए है, दीपम चटर्जी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। तो पुस्तक ये देखिए भारतीय सेना के ये पूर्व कप्तान थे जिनका नाम है दीपम चटर्जी। इन्होंने द मिलेनियल योगी अ मॉडर्न डे ऑफ पैरेबल रिक्लेमिंग वंस लाइफ नामक पुस्तक को लिखा है। ठीक है, इस पुस्तक का नाम है जिनके द्वारा ये लिखा है, ध्यान रखिएगा, दीपम चटर्जी। ठीक है, आते हैं आज के अपने क्वेश्चंस ऑफ द डे में। देखिए हमने न्यू डेवलपमेंट बैंक से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक में कितने सदस्य देश शामिल हैं, तो आप मुझे ये बताइएगा कितने सदस्य देश हैं। और अभी आप कुछ महीनों पहले जो है कुछ सदस्य देशों को शामिल किया गया था, अप्रॉक्स 4 सदस्य देशों को, उनका नाम जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट थी। तो दोस्तों
इस तरीके से था आज का हमारा करंट अफेयर्स। और आज का जो करंट अफेयर्स की जो PDF है, जैसा कि मैं रोज़ बताती हूँ, वो टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल होती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।